नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नया अध्याय लेकर, एक नया चैप्टर लेकर। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान की जो है दूसरे पाठ की बात करेंगे। इससे पहले मैं पाठ 1 जो कि शीत युद्ध का दौर चैप्टर है उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि 3 भागों में है। आपको सुझाव यही दूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वह वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्योंकि जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का, उसमें हर एक अगला अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है। पिछले अध्यायों की जानकारी होना ज़रूरी है किसी भी अगले अध्याय को समझने से पहले। और जो पूरा सिलेबस है वो एक क्रम में है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी पाठ जितने भी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उन्हें एक सही क्रम में देखें, तभी आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और क्योंकि ये जो हमारी पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर, दूसरा पाठ है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और ये इस चैप्टर का भाग 1 है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले दो ध्रुवीयता के अंत की। जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के दौर के बारे में। शीत युद्ध के दौर में दो महाशक्तियां यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हमने वहाँ भी बात की थी यूएसएसआर कहा गया, जिसकी हम बात कर रहे थे वहाँ, कि दो शक्तियों के, दो देशों के बीच का द्वंद्व, दो देशों के बीच के आपसी मतभेद क्या कहलाए? शीत युद्ध का दौर कहलाए। तो हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध का दौर यानी दो महाशक्तियों के बीच का दौर, जिसे हमने शीत युद्ध कहा और जिसे हमने द्वैध्रुवीयता भी कहा या दो ध्रुवीयता भी कहा। दो ध्रुवीयता उस शीत युद्ध को कहने के पीछे कारण ये था क्योंकि इस शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका ने पूरे विश्व को दो गुटों में यानी कि दो ध्रुवों में बांट दिया। इसीलिए हमने उस स्थिति को कहा द्वैध्रुवीयता या फिर दो ध्रुवीयता यानी कि शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के अभी हम अंत की बात कर रहे हैं, यानी कि दो ध्रुवीयता के अंत की बात कर रहे हैं। अब इस अंत के कारण का सबसे बड़ा जो कहते हैं आधार रहा, वो था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन। तो यहाँ सबसे पहले हम शीत युद्ध के जब हम अंत की बात कर रहे हैं, दो ध्रुवीयता के अंत की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सोवियत संघ को बहुत अच्छी तरह से जान लेना, क्योंकि सोवियत संघ का अंत, सोवियत संघ का विघटन ही शीत युद्ध का अंत बना, शीत युद्ध की जो समाप्ति बना, दो ध्रुवीयता का अंत बना। तो चलिए यहाँ थोड़ा कुछ जान लेते हैं सोवियत संघ के बारे में। तो देखिए सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसकी स्थापना या कहें कि रूस में क्रांति हुई 1917 में, 1917 में रूस में जो समाजवादी या जो है क्रांति हुई, उस समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे, एक अकेला देश नहीं था सोवियत संघ, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे। उसका उन 15 गणराज्यों का एक मिलाजुला रूप था सोवियत संघ, उनका समूह था सोवियत संघ। संघ का मतलब ही है समूह, गुट होना, जिसकी शुरुआत जिसका कह सकते हैं कि ये 15 देश संगठित होकर सोवियत संघ के रूप में जो है स्थापित कब हुए? 1917 में रूस की क्रांति के बाद, 1917 में जब समाजवादी क्रांति हुई सोवियत संघ रूस में, उसके बाद इस संगठन की यूएसएसआर की स्थापना होती है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि इसकी स्थापना जो है 1917 में मानी, हम कहेंगे कि 1917 से सोवियत संघ अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी औपचारिक स्थापना, सोवियत संघ की जो औपचारिक, जो फॉर्मल जो इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 30 दिसंबर 1922 को। 30 दिसंबर 1922 को, 30 दिसंबर 1922 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बताता चलता हूँ कि जो शायद हमारे NCERT वाले सिलेबस में नहीं दी गई है, किताब में नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि हम कोई अध्याय, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी सभी तरह की जानकारियाँ हमें हों।
तो यहाँ हम बात करें सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना कब हुई? 1917 के बाद अस्तित्व में आया और इसकी औपचारिक स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1992 को। और ये संगठन शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का प्रतिद्वंदी बना रहा, अमेरिका के टक्कर में रहा और जिसने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी ये था सोवियत संघ यूएसएसआर। और जैसा कि हम जानते हैं आगे भी कि 25 दिसंबर 1991 को इसी सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये 15 के 15 गणराज्य विघटित हो गए, जिसकी वजह से सोवियत संघ नाम का समूह अस्तित्व में नहीं रहा। और इसी के अंत को हम दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि दो ध्रुवों में से एक ध्रुव का अंत यानी कि एक महाशक्ति का अंत और जो पूरे तनावों की जो पूरी कह सकते हैं कि पूरी टकरावों की स्थिति वो समाप्त हो गई 1991 में। तो यहाँ एक बात हम बहुत अच्छी तरह पकड़ लें, समझ लें कि सोवियत संघ अस्तित्व में कब से कब तक रहा? सोवियत संघ 1917 से लेकर 1991 तक अस्तित्व में रहा, जो शीत युद्ध के कह सकते हैं कि शीत युद्ध में एक घटक के रूप में, एक साइड के रूप में, एक दल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसकी औपचारिक स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1922 को। तो चलिए सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ जो है 1991 में विघटित हो गया और इस वजह से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, इस वजह से दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। लेकिन इसी के साथ हमें ये जानकारी बहुत अच्छी तरह हो कि अगर सोवियत संघ इतना ताकतवर था कि जिसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, उसके साथ मुकाबला किया, तो ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही कि सोवियत संघ का 1991 में 1991 में विघटन हो गया? यहाँ इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से यही बात करनी है कि सोवियत संघ में क्या ऐसा था कि वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, अमेरिका का मुकाबला कर रहा था, और ऐसा क्या हुआ सोवियत संघ के साथ कि जिसकी वजह से सोवियत संघ इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद जो है विघटित हो गया, समाप्त हो गया। तो चैप्टर में जहां हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर हमें एक बात और जानकारी के रूप में रखनी है और इसका नाम है, टॉपिक का नाम है हमारे बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। तो देखिए बर्लिन की दीवार को भी आप समझ लें किस तरह से कि बर्लिन की दीवार जो है क्या है। यहाँ एक बात देख लें कि सोवियत संघ के दौरान जो शीत युद्ध था हमारा, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही प्रतिद्वंदी थे और इन्होंने पूरे विश्व को लगभग दो भागों में, दो गुटों में बांट दिया था। इसके कारण क्या हुआ था कि ये जो है प्रतीकात्मक तौर पर जो है दोनों जो देश थे वो अस्तित्व में थे और दोनों टकरा रहे थे। और ये जो टकराव था वो वैचारिक था, वो केवल कहते हैं कि विचारों का टकराव था। यहीं पर आप एक चीज़ देख लें कि इसी शीत युद्ध का एक प्रतीक, इसी शीत युद्ध का एक सिंबल के तौर पर बनी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार जो कि 1961 में 1961 में करीब 150 किलोमीटर लंबी दीवार, करीब 150 किलोमीटर लंबी दीवार जो कि 1961 में बनाई गई थी। और ये बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी की राजधानी यानी कि बर्लिन के बीचों बीच बनाई गई ये दीवार, जिसने लगभग पूरे कह सकते हैं कि बर्लिन को, जर्मनी को किस रूप में, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के रूप में बांट दिया था। एक तरफ पूर्वी बर्लिन जहां सोवियत संघ था, मतलब पूर्व की दिशा में जितने भी देश थे वो सोवियत संघ के समर्थक थे, तो इस तरह पूर्वी बर्लिन जो था वो पूर्ण रूप से क्या था, सोवियत संघ का यानी कि समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। और दूसरी तरफ पश्चिमी बर्लिन जो कि अमेरिका जो था उसका कह सकते हैं सहायक देशों का समूह, सहायक देशों के रूप में था। इस तरह बर्लिन एक प्रतीक, एक सिंबल के रूप में उभरा, शीत युद्ध का प्रतीक, शीत युद्ध का सिंबल, जिसने बर्लिन को, जिस दीवार ने, और बर्लिन की जो दीवार थी उसने पूरे बर्लिन के साथ साथ पूरे विश्व को दो अलग अलग हिस्सों में, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में एक कह सकते हैं कि सिंबल के तौर पर बांट रखा था। इस दीवार की स्थापना का निर्माण कब हुआ था? 1961 में। और ये दीवार करीब 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को, कब? 9 नवंबर
1989 1989 को ये अभी यहाँ देखें हम तो मोटे तौर पर क्या मान लीजिए ये जो दीवार है ये अगर हम मान लें हम बर्लिन की दीवार की बात कर रहे हैं, अगर ये बर्लिन की दीवार है तो एक तरफ था पूर्वी बर्लिन जिस तरफ पूरा सोवियत संघ था और एक तरफ था पश्चिमी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि जो पूर्वी पूरा क्षेत्र था वो था सोवियत संघ के साथ और ये था अमेरिका के साथ। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक तरफ कि पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन इस जो है बर्लिन की दीवार के कारण बना हुआ था और जहाँ एक तरफ जो पूर्वी बर्लिन था यानी सोवियत संघ के समर्थक वाला बर्लिन था उसे वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों को लगातार ये आभास हो रहा था कि एक तरफ पश्चिमी बर्लिन के लोग यानी कि पश्चिमी जो अमेरिकी जो विचारधारा के समर्थक लोग हैं, पूंजीवाद के समर्थक लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, लगातार उनकी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक उन्नति हो रही थी। वहीं दूसरी ओर पूर्वी बर्लिन के लोग यानी कि सोवियत संघ के समर्थक जो देश था, जो हिस्सा था बर्लिन का, वो लोग लगातार पिछड़ते जा रहे थे, वो लगातार अलग होते जा रहे थे और इसी पिछड़ेपन से अलग होने की इच्छा के चलते पूर्वी बर्लिन के लोगों ने, जो पूर्वी बर्लिन के यानी सोवियत संघ के समर्थक वाले बर्लिन के लोग थे, उन लोगों ने 9 नवंबर 1989 को यानी 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराकर बर्लिन का एकीकरण कर दिया, बर्लिन को एक कर दिया। और इसके पीछे उनकी इच्छा, दीवार को जिन लोगों ने गिराया पूर्वी के लोगों ने, इसके पीछे उनकी जो इच्छा थी वो जो पिछड़ापन था सोवियत संघ के साथ होने के कारण, उस पिछड़ेपन से अलग होकर उसी उन्नति, उसी विकास की तरफ बढ़ने की इच्छा थी कि जिसकी वजह से पूंजीवादी होने के नाते पश्चिमी बर्लिन के लोग जिस विकास के साथ चल रहे थे, जिस आर्थिक उन्नति के साथ चल रहे थे। तो यहाँ आपको बर्लिन की दीवार क्या थी, कब बनाई गई थी और 9 नवंबर 1989 को इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। किसके द्वारा? पूर्वी बर्लिन के लोगों के द्वारा गिरा दिया गया। क्यों गिराया गया वो भी आपसे हम बात कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हम लेकर चलें तो ये तो रही क्या कि हमारी बर्लिन की दीवार के बारे में क्या जो चीज़ें हैं, यूएसएसआर कब बना, कब जो है विघटित हुआ सोवियत संघ, उसकी हमने बात कर ली। और अब हम चलें आगे अपने टॉपिक में। यहाँ इसके बाद आपको जो समझना है वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम पहले बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति, और जिसने क्या किया कि सोवियत संघ के जो है सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को बराबरी की टक्कर दी। अब यहाँ एक बात देख लेना जरूरी है कि सोवियत संघ में ऐसा क्या था, सोवियत संघ की ऐसी क्या विशेषताएं थी कि जिनके चलते सोवियत संघ अमेरिका जैसे बड़े देश को शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के चलते बराबरी की टक्कर दे रहा था। यहाँ हम लें, सबसे पहले जो आपको बात करनी है वो ये कि सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताएं देखिए, बहुत ज़रूरी है जान लेना कि अगर ऐसा कोई देश कि जो पूरे विश्व में एक बड़े देश से, एक बड़ी ताकत से टक्कर ले रहा हो, तो उसमें ऐसी क्या बातें थीं, उसमें ऐसी क्या खास बातें थीं, क्या था उसके पास कि जिसके कारण वो देश अमेरिका को टक्कर दे रहा था। शीत युद्ध के दौर में एक महत्वपूर्ण घटक था, दो में से एक बड़ी ताकत थी। यहाँ हम चलें और बात करें सोवियत संघ की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव ये भी देना चाहूँगा कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर से, इस वीडियो से जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें लग रही हैं, जो भी चीज़ें हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनके आप जो साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, जो कि आगे भी आपको खुद के अध्ययन के लिए, स्व अध्ययन के लिए काम आएंगे। और वैसे आपके पास वीडियो है, आप एक बार अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो 2 बार देखें, बार बार उस वीडियो को रिपीट करके देखें। और साथ ही अच्छा होगा कि आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स तैयार करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे सोवियत संघ की विशेषताएं, जिनकी वजह से सोवियत संघ को हम इतने बड़े देश के तौर पर ले रहे हैं कि वो देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को टक्कर दे रहा था। तो पहली विशेषता जो थी सोवियत संघ की, वो थी सोवियत संघ की संचार प्रणाली। संचार प्रणाली
सोवियत संघ की संचार प्रणाली के बारे में पहले बात करें। देखिए सोवियत संघ, अब हम देखें कि अगर आज के हम रूस को देखें जो कि सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनमें से एक था, तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अगर आपको आप विश्व मानचित्र पर रूस को देखें, रशिया को देखें, तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। सोचें कि जब 15 में से एक गणराज्य इतना बड़ा है, तो जब 15 गणराज्य सोवियत संघ में शामिल होंगे तो उनका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा। इन 15 गणराज्यों की जो संचार प्रणाली थी, संचार करने की व्यवस्था थी, अपने विचारों को, अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो तंत्र था वो बहुत ही उन्नत था, और ये सोवियत संघ की एक विशेषता के रूप में लिया जाता है। सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो इतनी उन्नत और इतनी उत्तम थी कि जिसकी वजह से सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में जो संचार है, जो उनका कह सकते हैं कि संदेशों का और विचारों का आदान प्रदान है, वो बहुत ही कहते हैं कि निरंतरता के साथ बना हुआ था। तो संचार प्रणाली सोवियत संघ की एक विशेषता मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत संघ की दूसरी विशेषता, सोवियत संघ का उत्पादन तंत्र। सोवियत संघ का उत्पादन तंत्र। तो देखिए सोवियत संघ की जो यूएसएसआर है उसकी दूसरी विशेषता थी सोवियत संघ का उत्पादन तंत्र। सोवियत संघ का उत्पादन तंत्र इतना उन्नत, इतना बेहतरीन था कि सोवियत संघ अपने राष्ट्र में रहकर, अपने ही देश की सीमाओं में रहकर एक सुई से लेकर एक कार तक का निर्माण कर सकता था। उनका उत्पादन की प्रोडक्शन जो एबिलिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि सोवियत संघ अपने ही देश की सीमाओं में रहकर एक पिन यानी कि एक सुई से लेकर एक कार तक का निर्माण कर सकता था। तो ये इसकी विशेषता थी बहुत बड़ी सोवियत संघ की। तीसरी इसकी विशेषता की हम बात करें, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। सोवियत संघ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने के कारण, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था सोवियत संघ के पास, और इस बड़े जो है क्षेत्रफल में बहुत सारे प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक संसाधन, बहुत सारे खनिज, बहुत सारे जो स्रोत हैं संसाधनों के, वो इनके पास प्रचुर मात्रा में थे, इनके पास बहुत ही अच्छी मात्रा में थे, जिनकी वजह से सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी ताकत बना। अगर बात करें यहाँ खनिजों की, तो यहाँ मतलब इनके प्राकृतिक संसाधनों की, तो यहाँ खनिज, तेल, लोहा यानी लोह और इस्पात इत्यादि जो खनिज थे वो बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे, और इन्हीं के बल पर सोवियत संघ एक मजबूत जो है शक्ति, एक बड़े देश के रूप में उभरा। इसके साथ जो इनकी विशेषता थी, चौथी विशेषता थी नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर। नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर। तो देखिए आज हम देखें बहुत सारे बड़े बड़े देशों की अगर बात कर लें, तो वहाँ क्या होता है कि किसी भी नागरिक के लिए न्यूनतम जीवन जो आवश्यकताएं हैं उनका कोई खास प्रबंधन, उनकी कोई खास व्यवस्था नहीं होती। लेकिन सोवियत संघ की एक विशेषताओं के रूप में यह लिया जाता है कि सोवियत संघ में नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम ज़रूरतें हैं, वो भी जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ के जो प्रशासन था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो है नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर उन्होंने निर्धारित कर रखा था कि न्यूनतम क्या कौन कौन सी आवश्यकताएं नागरिकों की पूरी होंगी। इसे उनकी एक विशेषता के रूप में लिया जाता है। अगली एक विशेषता जो सोवियत संघ की थी वो रही वहाँ शून्य बेरोजगारी। शून्य बेरोजगारी। तो देखिए सोवियत संघ की हम बात करें, सोवियत संघ में क्योंकि यह एक समाजवादी देश था, एक साम्यवादी देश था, और इसीलिए सोवियत संघ में शून्य बेरोजगारी थी, यानी कि वहाँ की सरकार का ये दायित्व था कि सभी लोगों को प्रचुर मात्रा में रोजगार प्राप्त हो, आय के साधन प्राप्त हों। इसीलिए सोवियत संघ की एक विशेषता के रूप में इसे भी लिया जाता है कि सोवियत संघ में शून्य बेरोजगारी थी। और यहाँ एक और जो है हम बात करें विशेषता के रूप में, संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार।
संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार, संसाधन। तो यहाँ देखिए सोवियत संघ की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए सोवियत संघ की एक अन्य विशेषता के रूप में हम किसे लेते हैं कि सोवियत संघ में संपत्ति और संसाधनों पर वहाँ की सरकार का स्वामित्व था। सभी प्रकार की उत्पादन फर्मों पर वहाँ के जो केंद्र था यानी कि वहाँ की सरकार थी उसका अधिकार था। और इसे भी और इस तरह ये माना जाता है कि सोवियत संघ की सरकार वहाँ का केंद्र वहाँ के सभी उत्पादन तंत्रों को, सभी उत्पादन फर्मों को, सभी तरह की संपत्ति और संसाधनों को बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही कुशलता से नियंत्रित और संचालित करते थे। इस तरह ये जो विशेषताएं हैं सोवियत संघ की आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, जो दीर्घ प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ हमने बात कर रहे हैं, पार्ट हमारा जो है चैप्टर हमारा 2 है। चैप्टर 2 में हम बात कर रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत, और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियोज़ है वो पसंद आ रही होंगी, वो समझ आ रही होंगी। तो आइए बढ़ते हैं इसके बाद इस भाग में एक में हम आगे बढ़ें। तो इसके बाद देखिए एक तरफ हमने बात की सोवियत संघ की जो विशेषताएं, सोवियत संघ की प्रणाली की जो सोवियत संघ था उसकी विशेषताएं क्या थी। इसके बाद अगर विशेषताएं थी सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर दे रहा था, इसके बावजूद भी सोवियत संघ जो था उसका विघटन हुआ। सोवियत संघ जो था वो जो है 1991 में विघटित हो गया, 15 के 15 गणराज्य अलग हो गए। इसका मतलब कि इसमें कुछ खामियां, कुछ कमियां, कुछ दोष भी रहे होंगे। तो विशेषताएं हमने अलग बात कर ली और अब हम बात करते हैं सोवियत संघ की यानी कि सोवियत प्रणाली की खामियां, इसके दोष। यहाँ एक बात आप ध्यान रखें कि परीक्षाओं में कई बार जो है जो जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, शब्दावली चेंज कर दी जाती है, बदल दी जाती है। तो यहाँ आपसे पूछे सोवियत प्रणाली की खामियां या सोवियत प्रणाली की सीमाएं, सोवियत प्रणाली की या सोवियत संघ की सीमाएं या सोवियत संघ की कमियां, किस तरह कुछ भी ऐसी जो है कामियां जो है इनकी कमियां कह लें, खामियां कह लें, इनकी सीमाएं कह लें, इनकी जो है लिमिटेशंस कहेंगे, उनको सीमाएं कहेंगे। तो इस तरह सोवियत संघ की बात करें या सोवियत प्रणाली की बात करें, दोनों का मतलब एक है। खामी, दोष, उनकी कमियों की बात करें, उन सभी का अर्थ एक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ में क्या खामियां जो है खामियां थीं, क्या कमियां थीं जिनकी वजह से सोवियत संघ 1991 में विघटित हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ इसका जो प्रतिद्वंद था, इसके साथ अमेरिका के साथ जो टक्कर थी, जो होड़ थी, वो समाप्त हो गई 1991 में। तो हम बात कर रहे हैं इसकी खामियों की, इसकी सीमाओं की। अभी यहाँ देखें इसकी जो हमने पहले बात कर ली कि सोवियत संघ में क्या था, एक पार्टी की सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, और इस वजह से जो है हम पहले ही इसके बारे में जो है बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अति केंद्रित शासन। अति केंद्रित शासन। तो देखिए सोवियत संघ जिसमें क्या था, एक ही पार्टी की सरकार थी, एक ही पार्टी का शासन था, और किस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और हमने पीछे बात की कि सभी तरह के संसाधनों पर, सभी तरह के उत्पादन फर्मों के पर नियंत्रण और जो अधिकार था किसका था, वो सरकार का था। इसी के साथ साथ पूरे देश, पूरा जो सोवियत संघ था 15 गणराज्यों का, उस पर भी क्या, केंद्र का शासन था। तो यहाँ पर हम सोवियत संघ की एक कमी के रूप में, खामी के रूप में, एक उसकी सीमा के रूप में हम ले रहे हैं अति केंद्रित शासन। सोवियत संघ में अति केंद्रित शासन की वजह से जो लोगों का जीवन था, लोगों की जो जीवन शैली थी, वो अत्यंत जटिल और कठिन हो गई थी, जिसकी वजह से जो था, जिसको सोवियत संघ की हम एक कमी के रूप में, उसकी एक खामी के रूप में ले रहे हैं। फिर दूसरी हम इसकी जो है सीमा की बात करें, दूसरी इसकी खामी की बात करें, वो है लोकतंत्र की अनुपस्थिति। लोकतंत्र की अनुपस्थिति।
तो पहले तो देखिए एक पार्टी का शासन होने के कारण जो पार्टी थी, जो शासन था, वो क्या था कि कहीं ना कहीं आपका ये तानाशाह हो गया था। और यहाँ दूसरी इसकी खामी के रूप में यह आता है लोकतंत्र की अनुपस्थिति। सोवियत संघ में एक पार्टी एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होने के कारण यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें लोकतंत्र तो था ही नहीं, लोकतंत्र की अनुपस्थिति थी। और लोकतंत्र की अनुपस्थिति के कारण लोगों की विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता भी नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था। तो लोकतंत्र ना होने की वजह से वहाँ किसी भी व्यक्ति को सरकार और सरकार की नीतियों पर किसी भी प्रकार का सवाल करने का, किसी भी प्रकार का जो सरकार है उसकी कोई जवाबदेही लोगों के प्रति नहीं थी। इसे भी सोवियत संघ की एक खामी के रूप में, एक उसकी सीमा के रूप में लिया जाता है। उसके बाद हम तीसरी बात करें, तीसरी सीमा की, वह सुधारों की अनदेखी। सुधारों की अनदेखी। अब क्योंकि सोवियत संघ में एक दलीय शासन था, एक पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये कम्युनिस्ट पार्टी, जब एक पार्टी का शासन होता है तो वो पार्टी आम लोगों की ज़रूरतों, आम लोगों की स्थितियों में सुधार की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं अनदेखा कर देती है, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है। और इस वजह से क्या था कि सोवियत संघ में भी सुधारों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई थी। किसी प्रकार की सुधारों की आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ की इस सुधारों की अनदेखी को भी हम एक खामी के रूप में, एक कमी के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद इसकी एक अन्य सीमा, एक अन्य जो खामी थी वो थी गणराज्यों पर प्रतिबंध। गणराज्यों पर प्रतिबंध। तो देखिए पहले ही हम बात कर चुके हैं कि सोवियत संघ का मतलब कई देशों का, कई राष्ट्रों का समूह। और हम पहले बात करेंगे सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, परंतु 15 गणराज्यों में से केवल एक गणराज्य यानी कि जो सोवियत संघ में रूस था, रूस को दूसरों से अधिक अधिकार दिए गए थे, दूसरों से अधिक उसको जो है उसका नियंत्रण था सभी गणराज्यों पर। और रूस द्वारा सोवियत संघ में एक गणराज्य होने के बावजूद भी अन्य गणराज्यों पर, जो 14 गणराज्य थे, उन पर नियंत्रण रखा जाता था, उन पर जो है अपने अधिकार, अपने जो फैसले हैं वो थोपे जाते थे। और इसे भी सोवियत संघ की एक खामी के रूप में, सोवियत संघ की एक कमी के रूप में हम ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें रूस की शक्ति। रूस की शक्ति यहाँ देखिए, तो एक तो तरफ क्या था कि एक तरफ तो गणराज्यों पर अधिक प्रतिबंध था, दूसरों जो रूस था, रूस से अधिक उस पर जो है बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। साथ ही साथ रूस को अन्य गणराज्यों से अधिक शक्तियां दी गई थी, उसको अन्य जो है अधिक पावर दी गई थी, जिस वजह से भी सोवियत संघ की इसको खामी के रूप में, इसको कमी के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ तक हम दो बातों को बहुत अच्छी तरह समझते चलें। क्या? एक तो जो है सोवियत संघ की विशेषताएं, इस पूरी वीडियो में जो हमने अभी तक बात की, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इसकी फुल फॉर्म है। और सोवियत संघ की जो है बात करें कि जो स्थापना हुई थी, या कह लें कि इसकी शुरुआत हुई थी, वो 1917 में हुई थी। किसके बाद? रूस की क्रांति के बाद, जो समाजवादी क्रांति के बाद। और इसकी औपचारिक स्थापना की जो डेट है वो है 30 दिसंबर 1922। साथ में सोवियत संघ कब विघटित हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। 15 गणराज्य जो सोवियत संघ में थे वो अलग अलग हो गए। फिर हमने बात की बर्लिन की दीवार की, कब बनाई गई, कब गिराई गई, किस कारण से गिराई गई, उसकी हमने बात की। फिर हमारा जो मुख्य जो टॉपिक रहा वो था सोवियत संघ की विशेषताएं या सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत संघ की या सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, हमने विस्तार से बात की, इनके बारे में समझा। और साथ ही साथ हमने बात की सोवियत संघ की खामियां, सोवियत प्रणाली की कमियां, उसके दोष भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये जो पूरी वीडियो है उसके मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे, और इसके बाद
आगे का जो हमारा चैप्टर में चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो के इस पार्ट के इस चैप्टर के भाग 2 में बात करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो लाइक करें, और अगर आप जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा सीख पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों, अपने जो भी साथी हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, कि जिससे आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका लाभ उनको भी मिले। तो मिलते हैं अगले भाग में, अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।